जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के प्रीवियस पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है भी हमने इसके 14 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस वे क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपने इस क्लास में 28 दिसंबर 2024 को जो पहले पारे में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने ग्रुप डी के लिए दो तरह की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है अभी। एक आपको स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रहेंगे। और एक हमने कंप्लीट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी हुई जिसके अंदर आपको प्रत्येक टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और प्रत्येक टेस्ट है वो एक प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा बीज जानवरों द्वारा फैलाया जाता है, विशेष रूप से कांटों वाले कांटेदार बीज जो उनके शरीर से जुड़ जाते हैं और दूर स्थानों तक ले जाए जाते हैं। आपने बहुत से घुमंतु जानवरों को देखा होगा, ठीक है, तो उनमें क्या है भी बहुत से ऐसे बीज होते हैं जो कांटेदार होते हैं और उनके बालों में, उनके जो शरीर के ऊपर जो बाल होते हैं जानवरों के, उनके यानी फंसे हुए होते हैं और वो जहां जहां पे जाते हैं जानवर वहां पे क्या है भी अलग अलग स्थानों पे वो कांटेदार जो बीज हैं वो वहां पे एक प्रकार से बोलें तो अलग अलग स्थानों पे पहुंच जाते हैं भी बीज उनकी बालों में फंस करके। लेकिन अब यहां पे ये आपको याद ही रखना पड़ेगा भी कौन कौन से हैं। तो एक तो आपका ये जेंथियम है, जेंथियम का जो बीज है वो कांटेदार होता है। और यूरेना, जेंथियम और यूरेना ना ये कांटेदार बीज होते हैं जो उनकी बालों में फंस करके और अलग स्थानों पर जा पहुंचते हैं। और अरंड और बालसम है ना, ये क्वेश्चन इसी में पूछा गया था आपका टेक्नीशियन के अंदर भी। ऐसे कौन से एक प्रकार से बोल सकते हैं भी फसल है जो अपने बीज है वो यानी पकने के बाद अपने बीज है वो फैला देती है। तो यहां पे एक तो अरंड जिसे अरंडी बोलते हैं और एक बालसम है, यानी जो फलीदार जो फसल होती है ना वो पकने के बाद में फली है वो एक प्रकार से दो भागों में डिवाइड हो जाती है। भी ज्यादा पक जाती है ना तो दो भागों में डिवाइड हो जाती है। जब बीज पूर्ण रूप से पक जाता है ना तो वो जब बाहर निकलता है तो एकदम पूरे अपने एनर्जी के साथ में फली से बाहर आता है। तो वो क्या करता है, जैसे ही फली से बाहर आएगा तो वो अपने जो पौधा होता है, बीज का जो पौधा होता है उनके चारों ओर है वो फैल जाता है भी। तो फलीदार जो फसल होती है ना जैसे अरंड है, बालसम है, ये बिखर जाते हैं लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा वो जेंथियम और यूरेना जाएगा भी। जेंथियम और यूरेना जो कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी कोलाइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कोलाइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कोलाइड कण उनसे गुजरने वाले प्रकाश किरण को बिखेरता है, या फिर कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है, या फिर शांत छोड़ देने पर यह नीचे नहीं बैठता, या फिर कोलाइड एक समांगी मिश्रण है। तो देखो भी गलत बताना है कौन सा कथन गलत है। मैंने आपको बताया था भी कोलाइडल होता है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करूं दूध एक क्या है, कोलाइडल है। अब ये क्या होता है, ये कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है, बिल्कुल सही बात है, विषमांगी मिश्रण है। और कोलाइड को शांत छोड़ देने पर नीचे नहीं बैठता, बिल्कुल सही बात है भी। कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, ये बात गलत है भी। कोलाइड है वो एक समांगी मिश्रण नहीं होता, ठीक है।
और कोलाइड के जो कण है ना वो बहुत छोटे होते हैं और इनको जब अपन नगन आंखों से देखते हैं तो दिखाई नहीं देते भी, नगन आंखों से देखने पर दिखाई नहीं देते हैं। उसके बाद में कोलाइड कण से गुजरने वाले प्रकाश किरणों को बिखेर देता है, तो अपन बोल सकते हैं भी कोलाइडल से जो प्रकाश किरणों को गुजारेंगे तो प्रकाश का मार्ग दिखाई देगा भी, ये भी बात सही है, प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, ये भी बात सही है। लेकिन समांगी मिश्रण नहीं होता भी, ये विलियन है ना, विलियन एक समांगी मिश्रण है, कोलाइडल समांगी मिश्रण नहीं है, ये स्थायी है भी, ये स्थायी मिश्रण बोल सकते हैं भी, स्थायी मिश्रण है क्योंकि इनको शांत छोड़ देने पर ये नीचे नहीं बैठते भी, ठीक है, नीचे नहीं बैठते हैं उनके कण, तो ये क्या है, स्थायी है। जैसे निलंबन है, निलंबन के जो कण है ना, जैसे पानी के अंदर मिट्टी मिला दी तो ये निलंबन बन गया, निलंबन है। अब निलंबन को जब शांत छोड़ देंगे ना तो उसमें मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी भी, ठीक है, मिट्टी है वो नीचे तली के अंदर है वो बैठ जाएगी, तो इसका मतलब ये क्या है, निलंबन अस्थायी होता है भी, निलंबन है वो आपका अस्थायी होता है। निलंबन में और कोलाइडल के अंदर दोनों के अंदर प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है भी, तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी गलत। चीजें समझ में आई क्या? अगला क्वेश्चन देखो भी, अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी निम्नलिखित में से, निम्नलिखित प्रकरणों में से किस एक में चुंबकीय क्षेत्र का बनना एक दंड चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के समान पाया जाता है। यानी कौन सा एक ऐसा प्रकरण है जिसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र है वो दंड चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के समान है? तो एक धारावाही आयताकार पास में, या फिर एक धारावाही परिमिति लंबाई की परिनालिका में, या फिर एक धारावाही अपरिमित लंबाई का तार, या फिर एक धारावाही वर्ताकार पास में। तो यहां पे दंड चुंबक कौन सा होता है? दंड चुंबक एक प्रकार से स्थायी चुंबक होता है। ये एक प्रकार से क्या होता है? स्थायी चुंबक होता है। स्थायी चुंबक होता है जिसमें दोनों ध्रुव होते हैं, जिसमें 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, ठीक है। और ये एक प्रकार से इस प्रकार से आयत के आकार का होता है, इस प्रकार से होता है। इसमें ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, ठीक है। और इसमें इस प्रकार से ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है भी, बाहर है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो कम होती है, और अंदर है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबक के क्षेत्र है वो क्या होता है, ज्यादा होता है भी। अब इसके अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक धारावाही परिमित लंबाई की परिनालिका। एक धारावाही परिमित का मतलब क्या होता है? परिमित का मतलब होता है सीमित लंबाई, यानी लंबाई सीमित होनी चाहिए। अपरिमित का मतलब होता है असीमित लंबाई, और परिमित का मतलब होता है जिसकी लंबाई सीमित हो। एक परिनालिका है, इस प्रकार से अपन एक सोलेनोइड बना लेते हैं, यह परिनालिका है, और इसमें धारा हमने प्रवाहित की, धारा प्रवाहित करेंगे ना तो यहां पे इस प्रकार से इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस प्रकार से निकलेगी। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो कभी भी काटेगी नहीं। तो याद रखना, जो आपका ये दंड चुंबक है, दंड चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है ना, दंड चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो सभी बिंदुओं पर समान होती है भी। याद रखना, दंड चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। उसी प्रकार आपकी जो सोलेनोइड है, जो परिनालिका है, परिनालिका के अंदर है वो सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र है वो समान होता है। और बाहर की अगर मैं बात करूं तो बाहर है वो कम होता है भी, चुंबकीय क्षेत्र है वो कम होता है, और यही प्रक्रिया है वो दंड चुंबक में होता है भी। बाहर इसमें जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो कम होता है, लेकिन अंदर है वो सभी बिंदुओं पर समान होता है और अधिक होता है, और यही प्रक्रिया यहां पे इस परिनालिका के अंदर होती है भी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। एक धारावाही परिमित लंबाई की परिनालिका के अंदर वो चुंबकीय क्षेत्र है वो समान होता है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में उपस्थित निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस स्थलीय जीवों द्वारा श्वसन के लिए उपयोग की जाती है? एक आसान सा क्वेश्चन है। नाइट्रोजन, नियोन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जो स्थलीय जीवों के द्वारा श्वसन के लिए उपयोग किया जाता है वो ऑक्सीजन का यूज किया जाता है, ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। तो यहां पे आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखना, ऑक्सीजन के मध्य में कौन सा बंध पाया जाता है? तो द्विबंध पाया जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन के मध्य में त्रिबंध पाया जाता है, और हाइड्रोजन के मध्य में सिंगल बंध पाया जाता है। ये चीजें भी ध्यान रखना, ग्रुप डी के अंदर पूछी गई है ये क्वेश्चन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है,
निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? उदाहरण नहीं है वो आपको बताना है भी। जल का निर्माण, कोयले का जलना, बुझे हुए चूने से बिना बुझे हुए चूने से बुझे हुए चूने का निर्माण, या फिर कॉपर सल्फेट और आयरन से आयरन सल्फेट का निर्माण। देखो भी पहले आपको यह पता होना चाहिए भी संयोजन अभिक्रिया कहते कैसे हैं। संयोजन संयोग होना यानी मिलना, जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर के या फिर दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वहां पे कौन सी अभिक्रिया होती है? संयोजन अभिक्रिया होती है। जैसे देखो जल का निर्माण होगा, अब जल का निर्माण होगा तो इसमें हाइड्रोजन होना चाहिए आपके पास में और ऑक्सीजन होना चाहिए, दोनों मिलेंगे तो H2O हाइड्रोजन, ये जल बन जाएगा। भी जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिले, यहां पे देखो भी दो तत्व है, भी दो अभिकर्मक है और मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया बिल्कुल सही है। कोयले का जलना, कोयला कब जलेगा? कोयला है वो जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है। भी कोई भी चीज जलाते हो तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हो, तो यहां पे ये आपके पास में क्या बन जाएगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे दो अभिकर्मक आपके पास में, दो अभिकर्मक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। बिना बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और इसको जब बिना बुझा हुआ चूने से अपन बुझे हुए चूने का निर्माण करते हैं, तो इसमें क्या मिलाते हैं? जल मिलाते हैं। बिना बुझा हुआ चूने में जल मिला दें तो ये क्या बन जाएगा? CaOH की ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और प्लस में बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलेगी भी। तो ये भी क्या है? दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो ये आपका संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना बोलते, सॉरी, ये आपका बुझा हुआ चूना है भी, ये बुझा हुआ चूना है और ये बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना। अब कॉपर सल्फेट, यहां पे देखो भी कॉपर सल्फेट है। अब कॉपर सल्फेट होता है Cu, ठीक है, SO4। कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया किसके साथ में करवा दी? आयरन के साथ में करवा दी, तो ये क्या बनेगा? FeSO4 आयरन सल्फेट बन गया और प्लस में कॉपर। तो यहां पे आपकी ये विस्थापन अभिक्रिया हुई। ये आपकी कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व यहां पे कौन सा था? लोहा था, और कम अभिक्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर दिया। तो ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है वो कम अभिक्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है, तो वहां पे आपकी विस्थापन अभिक्रिया होती है, जो कि आपका ये क्या? संयोजन अभिक्रिया नहीं है। तो इसमें आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या? आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव है वो परजीवी पोषण युक्ति दर्शाता है, ये आपको बताना है। परजीवी का मतलब होता है जो दूसरे के ऊपर आश्रित हो, जो दूसरे के ऊपर आश्रित हो। आर्किड है, बबुल है, काई है। अब इसमें जो अमरबेल है ना, अमरबेल है, ये आपका अमरबेल है, लोरेंथस है, ये क्या है? दोनों लोरेंथस है, चंदन है, ठीक है, चंदन है। और यहां पे चंदन, अमरबेल, लोरेंथस, चंदन, ये क्या है? ये सारे के सारे परजीवी है भी, ये सारे के सारे क्या है? परजीवी है। लेकिन अमरबेल इसके अंदर है वो ये तना, ये क्या हो जाएगी? पूर्ण रूप से यानी पूर्ण तना परजीवी है, ये परजीवी पूर्ण तना परजीवी है। लोरेंथस है, ये आंशिक तना परजीवी है, ठीक है। और चंदन है, ये जड़ परजीवी है, भी जड़ परजीवी है। यानी ये अमरबेल है, ये आपकी तने के ऊपर लिपटी रहती है भी। लोरेंथस है, ये भी आपका तने के ऊपर लिपटा रहता है। चंदन है ना, चंदन, ये आपका तने के ऊपर नहीं लिपटा रहता, ये जड़ पे लिपटा रहता है भी, ठीक है। तो अमरबेल इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? आपका परजीवी है जो दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं भी, ठीक है, दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं। तो यहां पे अमरबेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, तनु विलियन के संबंध में। तनु विलियन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। अब तनु विलियन आपको पता होना चाहिए भी, तनु विलियन कहते किसे हैं। इसमें विलायक की थोड़ी मात्रा में, अधिक मात्रा में विलय घोला होता है, या फिर इसमें विलायक की अधिक मात्रा में, थोड़ी मात्रा में विलय घोला होता है, या फिर इसमें द्रव्यमान के अनुसार विलय और विलायक का अनुपात बराबर होता है, या फिर यह एक विषमांगी स्वरूप प्रदर्शित करता है। अब इसके अंदर समझो भी आप, तनु विलियन समझो। तनु का मतलब क्या आता है?
तनु। तनु का मतलब एक प्रकार से देसी भाषा में पतला, यानी, और एक होता है सांदर, एक होता है सांदर। सांदर का मतलब होता है गाढ़ा या फिर गाढ़ा मान लो, ठीक है। यानी एक तो ऐसा विलयन होता है, जैसे आपके पास में दूध है, दूध है, आपने जैसा निकाला भैंस या गाय से वैसा आपके पास में दूध है, तो वो एक प्रकार से गाढ़ा दूध है। और जैसे आपने उसमें पानी मिला दिया, पानी मिला दिया तो वो क्या है, पतला होता जाएगा भी। यानी पानी मिलाओगे तो दूध की मात्रा ज्यादा होती जाएगी, और दूध की मात्रा जैसे जैसे ज्यादा होती जाएगी वैसे वैसे वो क्या है, पतला होता जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, तनु हो जाएगा भाई एक प्रकार से। तो यहां पे तनु विलयन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अब देखो, अपने पास में क्या है, एक पानी का टब है, अपने पास में एक पानी का टब है। इस पानी के टब के अंदर है वो हमने क्या कर दिया, पानी का टब है वो अपने पास में विलायक है, पानी का टब है वो अपने पास में क्या है, विलायक है। और इसके अंदर विलय, इसके अंदर है वो विलय, विलय को अपन इसमें घोल रहे हैं, विलय को इसमें घोल रहे हैं। अगर इसमें विलय ज्यादा घोल देंगे तो ये सांदर हो जाएगा भी, गाढ़ा हो जाएगा, और इसके अंदर विलय को कम घोलेंगे तो ये तनु रहेगा, ठीक है। तो इसमें विलायक की थोड़ी मात्रा में अधिक मात्रा विलय घुला होता है। अगर विलय अधिक मात्रा में है तो इसका मतलब वो सांद्र होगा भी, गाढ़ा हो जाएगा भी। ये मान लो भी हमारे पास में पानी और पानी में नमक मिला रहे हैं, पानी में नमक अगर ज्यादा मिला देंगे, यानी पानी से ज्यादा अगर नमक मिला देंगे तो वो गाढ़ा हो जाएगा, और पानी से कम अगर अपन नमक मिलाएंगे तो वो तनु रहेगा भी। तो ये बात तो सही नहीं है, ये बोल रहा है विलय ज्यादा होगा। इसमें विलायक की अधिक मात्रा में थोड़ी मात्रा में विलय घुला होता है, ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है भी। अपने पास में ये मान लो भी 5 लीटर अपने पास में क्या था भाई, पानी था, और उसमें हमने 100 ग्राम है वो नमक घोल दिया। तो 100 ग्राम नमक घोल दिया तो ये क्या है भी, तनु है, एकदम सही है, तनु है यानी पतला है। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी, ठीक है। उसके बाद में सांद्र कौन सा हो जाएगा, तो सांद्र ये है ऊपर वाला है ना, ये सांद्र को बता रहा है भी इसमें विलायक की मात्रा थोड़ी होती है। यानी अपने पास में ये मान लो भी 5 लीटर पानी था, 5 लीटर पानी था, और हमने 6 केजी है वो 6 केजी इसके अंदर है वो हमने क्या कर दिया, नमक मिला दिया। 5 केजी अपने पास में क्या था भाई, पानी था 5 लीटर, और उसमें 6 लीटर है वो हमने क्या है, 6 लीटर मान लो या फिर 6 केजी है वो अपने पास में इसमें नमक मिला दिया। तो नमक की मात्रा ज्यादा होगी, तो विलायक की मात्रा थोड़ी, विलायक की थोड़ी मात्रा में और विलय की अधिक मात्रा घुली है तो वो क्या है, सांद्र है। तो ये सांद्र हो जाएगा, नीचे वाला तनु हो जाएगा। आगे चलो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी रामू को 1.33 अपवर्तनांक वाला पानी का एक टब, 1.46 अपवर्तनांक वाला तेल का एक मग, और 1.5 अपवर्तनांक वाली एक ग्लिसरीन की एक बोतल, और 1.65 अपवर्तनांक वाला ग्लास का एक गुटका दिया गया है। प्रकाश सर्वाधिक तीव्र चाल से किसमें यात्रा करेगा, यह आपको बताना है। देखो भी, आपको पता है भी जिसका यानी अपवर्तनांक क्या बताता है, पहले तो ये समझो आप। अपवर्तनांक ग्लास के गुटके में, ग्लिसरीन में, तेल में या फिर पानी में। तो अपवर्तनांक क्या बताता है, अपवर्तनांक हमें संघनता बताता है भी, संघनता। यानी जिसका ज्यादा अपवर्तनांक होगा, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसकी संघनता है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। चीजें समझ में आ गई। और जो माध्यम जितना ज्यादा संघन होगा उसमें प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। यानी संघन माध्यम में प्रकाश की चाल है वो कम होती है भी, ठीक है, और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। अब यहां पे देखो भी सबसे ज्यादा जो संघन है प्रकाश की, इसने पूछा प्रकाश तीव्र चाल से किसमें यात्रा करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको देखना भी अपवर्तनांक किसका कम है। अगर आप देख रहे हैं भी अपवर्तनांक ज्यादा तो उसमें प्रकाश की चाल कम होगी, क्योंकि अपवर्तनांक क्या दर्शाता है, संघनता दर्शाता है भी माध्यम कितना संघन है, और जितना ज्यादा संघन होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी भी। तो अपवर्तनांक आपको यह देखना है भी अपवर्तनांक किसका कम है। अगर अपवर्तनांक कम होगा तो उसकी संघनता कम होगी, संघनता कम होगी तो जिसके कारण वहां पे प्रकाश की चाल है वो ज्यादा होगी। तो यहां पे सबसे कम जो संघनता है वो पानी की है भी, 1.33 अपवर्तनांक वाला पानी का टब है। तो इसका मतलब
यहां पे इसका 1.33 है। तेल का जो अपवर्तनांक है वो कितना है? तेल का अपवर्तनांक 1.46 है। ग्लिसरीन का जो अपवर्तनांक है वो 1.5 है और ग्लास के गुटके का 1.65 है। तो यहां पे आपके पास में पानी का जो अपवर्तनांक है वो कम है, तो इसका मतलब जो प्रकाश की चाल ज्यादा होगी वो किस में होगी? पानी में होगी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, प्रत्येक अंडाशय में से प्रत्येक माह कितने अंडे उत्पन्न होते हैं? प्रत्येक अंडाशय में से कितने अंडे उत्पन्न होते हैं ये आपको बताना है। तो एक अंडा उत्पन्न होता है प्रत्येक माह। मासिक चक्कर है वो लगभग कितने दिन का होता है? 28 दिन का माना जाता है। 28 डेज का मासिक चक्कर माना जाता है और इसके अंदर 28 डेज में एक बार है, वो एक बार क्या होगा? अंडा उत्पन्न होगा भी, ठीक है, अंडा उत्पन्न होगा। तो प्रत्येक अंडाशय में से प्रत्येक माह कितने अंडे उत्पन्न होते हैं? तो वो एक अंडा उत्पन्न होता है भी, और 28 दिन के अंदर एक ही बार होगा, जिसे मासिक चक्र बोलते हैं। इस मासिक चक्कर के अंदर क्या होता है भी, ये मान लो भी पहले मासिक चक्कर शुरू हुआ, ठीक है, मासिक चक्कर शुरू होगा तो इसके अंदर पहले ब्लीडिंग होगी, ठीक है, क्योंकि ये सिचुएशन बनाई जाती है भी, जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है महिलाओं के अंदर, ठीक है, एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है उस हार्मोन के द्वारा है वो ये कंडीशन बनाई जाती है भी बच्चे को गर्भाशय के अंदर गर्भाशय के अंदर पलने के लिए लेयर बनाई जाती है, ठीक है। उन लेयरों में से एक होता है एंडोमेट्रियम, ठीक है। अब वो जो एंडोमेट्रियम है, जब यहां पे निषेचन नहीं होता है तो एंडोमेट्रियम है वो ब्लीडिंग के रूप में बाहर आ जाती है भी, ठीक है। अब ये ब्लीडिंग का जो कार्य है वो 4 से 5 दिन तक चलता है भी। उसके बाद में ब्लीडिंग होने के बाद में वापस से एस्ट्रोजन है वो वापस से दोबारा से वही प्रक्रिया शुरू करेगा भी, वही तीनों की तीनों लेयर है वो बनाएगा गर्भाशय के अंदर, और उन लेयर को बनाने में एस्ट्रोजन को लगभग है वो, यानी माना जाता है 10 से 15 दिन लगते हैं भी, 10 से 15 दिन लगते हैं। इन 10 से 15 दिनों के बाद में है वो अंडा उत्पन्न होता है भी। इन 10 से 15 दिनों के बाद में जैसे ही यहां पे गर्भाशय की जो कंडीशन है, गर्भाशय की जो कंडीशन यानी जो तीनों की तीनों लेयर है वो प्रिपेयर हो जाती है ना भी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ये तीनों की तीनों लेयर है वो अगर सही तरीके से प्रिपेयर हो जाती है, उसके बाद में है वो अंडा उत्पन्न होता है भी, ठीक है। उसके बाद में अंडा उत्पन्न होता है, वो महीने में एक ही बार होता है। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, गर्म वायु के विषुप्त प्रवाह में से दिखाई देने वाली धूल के कणों की आभासी अनियमित अस्थिर गति प्रतीत होने का क्या कारण है? प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का अवशोषण, प्रकाश का अपवर्तन या फिर प्रकाश का विवर्तन। तो यहां पे आपके पास में जैसे आप सड़क पे जा रहे हैं, गर्मी है, ठीक है, तेज धूप है, आपको ये लगेगा भी, आप देखोगे तो आपको लगभग ये लगेगा 100 मीटर या फिर 200 मीटर के बाद में पानी, सड़क के ऊपर पानी पड़ा हुआ है, ठीक है। और जैसे मृग तृष्णा होती है ना, जैसे मृग भागता है पानी के कारण, या फिर आप ये देखते हो भी तेज धूप में आप देखोगे कुछ दूर आगे है वो ऐसे आग की लपटें आपको दिखाई देगी। वो किस कारण दिखाई देती है? तो वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण है वो दिखाई देती है। चीजें समझ में आई? तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अवशोषण के कारण नहीं होता भाई, प्रकाश का अवशोषण हो जाएगा ना, प्रकाश का अवशोषण हो जाएगा तो उस वस्तु का रंग कैसा होगा? काला। वस्तु का रंग काला होगा तभी वो प्रकाश का क्या कर पाएगी? अवशोषण कर पाएगी भी, ठीक है। तो प्रकाश का अगर परावर्तन नहीं करते कोई वस्तु, प्रकाश का अवशोषण कर रही है तो वो वस्तु हमें काली दिखाई देगी भी, काली दिखाई देगी। और जो रंग का वो वापस रिफ्लेक्शन या फिर ये बोले भी परावर्तन कर रही है वापस, तो वो हमें वस्तु है वो उसी रंग की दिखाई देगी भी, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी, किसी पौधे की पत्तियों की कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती है
और नए पौधे में विकसित हो जाती है उसे क्या कहते हैं? गुलाब, अंगूर और ब्रायोफाइलम या फिर चमेली। तो यहां पे आपके पास में जैसे मैंने आपको बताया था भी ये कायिक जनन होता है। कायिक जनन, कायिक जनन है वो किसका भाग है? तो ये अलैंगिक का ही भाग है भी, अलैंगिक जनन का ही भाग है कायिक जनन। कायिक जनन है ये पौधों में होता है, ये पौधों में होता है। और अलैंगिक जनन है ये आपका जीवों के अंदर होता है भी, जो कम विकसित जीव होते हैं ना उसमें होता है। कायिक जनन के अंदर है वो एक तो तना, कायिक जनन में कौन कौन भाग लेता है? तना और पत्ती, तना, पत्ती और जड़, ये कायिक जनन के अंदर भाग लेती है भी। तना है जैसे गन्ना है, गन्ने का तना लगाया जाता है भी। और एक प्रकार से गुलाब है, गुलाब का भी एक प्रकार से तना ही लगाया जाता है भी। ठीक है। और गन्ना हो गया। पत्ती की अगर मैं बात करूं तो पत्ती में ब्रायोफाइलम या फिर पत्थर चट्टा भी बोलते हैं इसको, पत्थर चट्टा। ठीक है, पत्थर चट्टा। और जड़ है वो आपका शकरकंद की जो जड़ है वो जनन मूल कहलाती है भी। और पत्थर चट्टे की जो पत्ती है ना वो नया पौधा उगाने की क्षमता रखती है भी। तो यहां पे इसने यही बोला है भी पत्ती के अंदर है वो कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित हो जाती है और वो जैसे ही मर्दा में गिरेगी तो एक नया पौधा विकसित हो जाता है, तो वो होता है ब्रायोफाइलम या फिर इसे पत्थर चट्टा भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बताना भी किस एक कोशिकीय जीव की कोशिका के एक सिरे पर चाबुक जैसी संरचना होती है, चाबुक जैसी संरचना होती है और यह संरचनाओं के संबंध में द्विआधारी विखंडन का निश्चित अभिविन्यास में होता है। तो यहां पे आपको सोचने वाली बात यह है भी एक लेशमानिया, अमीबा, यीस्ट और प्लाज्मोडियम ऑप्शन दे रखे हैं आपको। चाबुक जैसी संरचनाएं होती है, एक विशेष चाबुक जैसी संरचना होती है और उसी संरचना से उसमें क्या होता है? द्विआधारी विखंडन का मतलब होता है द्विखंडन होता है, द्विखंडन होता है, द्विखंडन। अमीबा में आपने देखा होगा भी, अमीबा में किसी भी तल में हो सकता है भी, अमीबा के अंदर है वो किसी भी तल के अंदर है वो क्या होता है? विखंडन। किसी भी तल के अंदर विखंडन होता है, इसमें द्विखंडन होता है भी, द्विखंडन होता है अमीबा के अंदर भी। लेकिन अमीबा इस प्रकार से है, ठीक है, अमीबा इस प्रकार से होता है, अगर इसको इतना काट दें या फिर इसको इतना काट दें या फिर इसको इतना काट दें तो ये क्या है? अपना एक नया जीव बना लेगा, कटा हुआ जो भाग है वो नया जीव बना लेगा। प्लाज्मोडियम में क्या होता है? प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है भी, बहुविखंडन होता है और इसके अंदर है वो इस प्रकार से एक सिस्टर्नी झिल्ली होती है, उसके अंदर केंद्रक होता है। पहले क्या होती है? पहले इसके अंदर प्रोसेस होती है भी, पहले ये केंद्रक है वो विभाजित होगा भी, केंद्रक अनेक केंद्रकों के अंदर है वो विभाजित हो जाएगा और जैसे ही केंद्रक है वो अनेक केंद्रक के अंदर विभाजित हो जाता है उसके बाद में जो बाहरी सिस्टर्नी झिल्ली है ये क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है और प्रत्येक केंद्रक है वो एक नया प्लाज्मोडियम बना लेते हैं भी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें तो बहुखंडन होता है। लेशमानिया के अंदर क्या होता है? द्विखंडन होता है, लेकिन या तो इस प्रकार से ये जीव होता है भी, इस प्रकार से होता है ये, ठीक है, इस प्रकार से जीव होता है, या तो इसके अंदर क्या है? ऊपर से द्विखंडन होगा या फिर नीचे से द्विखंडन होगा। अगर आप इसको बीच में से काटोगे तो इसमें क्या है? द्विखंडन नहीं होगा, नया जो कटा हुआ भाग है वो नया जीव नहीं बना पाएगा भी। ठीक है, तो ये प्रोसेस है वो लेशमानिया के अंदर होती है भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यीस्ट है ना, यीस्ट ये किण्वन प्रक्रिया करता है भी, ये किण्वन प्रक्रिया करता है भी, किण्वन प्रक्रिया में सहायक कौन है? आपका यीस्ट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको पूछा गया है भी 8 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु जब जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर होती है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, वो कितनी होगी ये आपको बताना है। और जी गुरुत्वीय त्वरण जो कि असाई मात्रक में है। आपको पता है भी पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh, यानी स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है mgh होता है, यानी मास और
मास, m का मास, g का ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा, और h यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी। 8 kg द्रव्यमान है और गुरुत्वीय त्वरण कितना है अभी, गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पे g है, g दे रखा है इसने, और कितनी ऊंचाई पे है, 5 मीटर पे है, तो इंटू 5, तो यहां पे आपके पास में स्थितिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी, तो ये आपके पास में आ जाएगी 5 8 40, तो 5 8 40 और इंटू में आपके पास में जी है और ये आ जाएगा जूल, तो 40 जी जूल आ जाएगा भाई, 40 जी जूल, जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। चीजें समझे क्या, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से, अब क्वेश्चन देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निलंबन के बारे में सत्य है। निलंबन मैंने आपको पहले बताया है इसी क्लास के अंदर, निलंबन के कणों को आंखों से देखा जा सकता है क्या, विलय कणों को मिश्रण से अलग नहीं किया जा सकता, जब निलंबन को शांत छोड़ दिया जाए तो विलय कण है वो नीचे नहीं बैठते हैं, और यह एक समांगी मिश्रण है। तो सत्य कौन सा है वो आपको ध्यान में रखना, सत्य कौन सा ये पूछा है इसने, सत्य कौन सा है। तो जो निलंबन के कण, जिस प्रकार से यहां पे अपन क्या है, एक पानी का गिलास लेते हैं, इस पानी के गिलास में मैंने मिट्टी को मिला दिया, पानी के गिलास में मैंने मिट्टी को मिला दिया, तो ये जो आपके पास में मिश्रण बना, ये कौन सा मिश्रण है, तो ये निलंबन है, ठीक है। अब निलंबन के कणों को अपन आंखों से देख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये निलंबन के कणों को अपन आंखों से देख सकते हैं, और ये क्या होता है आपका विषमांगी मिश्रण होता है, ये विषमांगी मिश्रण होता है, और ये अस्थायी होता है, ये स्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है। जैसे ही अपन इसको शांत छोड़ेंगे ना, निलंबन को शांत छोड़ेंगे, तो इसके जो मिट्टी है ना, जैसे ही पानी को आप 10-15 मिनट के लिए शांत छोड़ दो, तो गिलास में मिट्टी है वो तली के अंदर आ जाएगी, यहाँ पे तली में एक जगह है वो इकट्ठी हो जाएगी। तो ये बोल रहा है अभी विलयन के कण है वो नीचे नहीं बैठते, विलयन के कण नीचे बैठते हैं, ये बात गलत है, ठीक है। विलयन के कण है वो शांत छोड़ने पर नीचे बैठते हैं, विलय के कणों को मिश्रण से अलग नहीं किया जा सकता, तो यह बात गलत है भी, यानी निलंबन विलयन के अंदर क्या होता है, विलयन के जो कण है ना उनको अलग कर सकते हैं, यह बात सही है। यह एक समांगी मिश्रण है, तो यह भी बात गलत है, यह समांगी नहीं होता, यह विषमांगी होता है, विषमांगी, और कैसा होता है, अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। तो यहां पे कौन सा सही है ये पूछा था, तो इनको कणों को अपन नगन आंखों से देख सकते हैं, और यहां पे आपका प्रकाश का, जब अपन प्रकाश गुजारेंगे ना इस विलयन से, तो हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। चीजें समझ में आई क्या, आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गति करती है तो वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। जब भी कोई वस्तु है वो पृथ्वी की ओर गति करती है तो वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बल यह त्वरण उत्पन्न करता है। अब मेरे को यह बताओ भी, त्वरण तो उत्पन्न हो जाएगा, आपको पता है भी, पृथ्वी वस्तु को पृथ्वी की ओर खींचता कौन है, पहले यह पता होना चाहिए आपको। पृथ्वी का प्रतिकर्षण बल, या फिर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, या फिर नाभिकीय बल, या फिर विद्युत चुंबकीय बल। तो पृथ्वी को वस्तु को पृथ्वी की ओर खींचने का जो कार्य करता है वो गुरुत्वाकर्षण बल करता है भी, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वस्तु है वो पृथ्वी की ओर खींची चली आती है, ठीक है। और जिसके कारण वस्तु के अंदर है वो क्या होता है, गति होती है। और आपको पता है भी, जिसके कारण गति, या फिर अपन बोल सकते हैं वेग उत्पन्न होता है, और वेग में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, त्वरण कहलाता है। वेग में परिवर्तन की दर ही त्वरण कहलाता है। जैसे जैसे वस्तु है वो पृथ्वी की ओर आती जाएगी, उसके वेग में परिवर्तन आता जाएगा भी, उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो ज्यादा होती जाएगी, क्योंकि बीच की जो दूरी है वो कम होती जाएगी। वैसे वैसे ही ये आपका जो वस्तु का वेग है वो क्या है, बढ़ता जाएगा भी, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो वस्तु का वेग होगा वो जब वस्तु पृथ्वी के टकराने वाली होगी, उस समय वस्तु का जो वेग है वो सबसे ज्यादा होगा भी। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है, त्वरण बोला जाता है। और त्वरण का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और यही गति का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो यहां पे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है वो वस्तु को पृथ्वी की ओर खींचा जाता है, और
के द्वारा वस्तु को जब खींचा जाता है तब उसमें गति उत्पन्न होती है या फिर वेग उत्पन्न होता है, और वेग में परिवर्तन की दर ही त्वरण उत्पन्न करती है भी। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना टिंडल प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? टिंडल प्रभाव के लिए जिम्मेदार घटना कौन सी है? टिंडल प्रभाव आप जानते हैं कौन सा है? टिंडल प्रभाव प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन। तो यहां पे देखो भी टिंडल प्रभाव है वो आपका एक तो कोलाइडी विलयन करता है, कोलाइडी विलयन, कोलाइडी और कोलाइडल, और एक आपका होता है निलंबन, निलंबन मिश्रण है ये करता है। ये 2 चीजें हैं जो कि आपको टिंडल प्रभाव देखने के लिए मजबूर करती है। टिंडल प्रभाव का मतलब हो गया भी हमारे पास में जैसे खिड़की है, हमारी खिड़की से प्रकाश अंदर आ रहा है, खिड़की से प्रकाश अंदर आ रहा है तो हमें उस प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, उस प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, या फिर हमने इसके अंदर एक ऐसा विलयन भरा हुआ है या कोलाइडल विलयन भरा हुआ है ये मान लो, ठीक है। और जब इस विलयन से हम क्या है धारा प्रवाहित करते हैं, प्रकाश प्रवाहित करते हैं, तो हमें इस विलयन के अंदर है वो प्रकाश दिखाई देता है भी, इस विलयन से हमें क्या है प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, तो उसे ही अपन क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव का मतलब हो गया भी कणों के द्वारा, कणों या धूल के कण या धूल के कण द्वारा प्रकाश को फैलाना, प्रकाश को फैलाना, फैलाना ही क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। यानी धूल के कण या फिर जो भी विलयन है या फिर हमारे पूरे वातावरण के अंदर बहुत सारे कण होते हैं और उन कणों के द्वारा है वो प्रकाश को फैला दिया जाता है, जिसके कारण हमें क्या है प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, और प्रकाश का मार्ग दिखाई देना ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो ये आपका प्रकाश का फैलना क्या कहलाता है? प्रकाश का फैलना है वो प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? टकरा करके वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं? वाण विक्षेपण बोल सकते हैं, जिसका वाण विक्षेपण, यानी प्रकाश को जब किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में जब डिवाइड होता है ना, उसे उसका विक्षेपण बोलते हैं भी। अपवर्तन होता है भी प्रकाश का मुड़ना, इस प्रकार से संघन माध्यम से विरल माध्यम में, विरल से संघन में, संघन से विरल में, इस प्रकार से जब प्रकाश जाता है तो प्रकाश है वो इस प्रकार से मुड़ता हुआ जाता है। तो प्रकाश का मुड़ना ही क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। और प्रकाश का फैलना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। तो यहां पे आपके पास में 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है श्वसन से संबंधित, श्वसन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? श्वसन से संबंधित आपको बताना है। तो खमीर में किण्वन के दौरान पायरुवेट, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। खमीर में किण्वन के दौरान, खमीर में, खमीर यानी यीस्ट, यीस्ट के द्वारा किण्वन के दौरान पायरुवेट है वो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरुवेट का विखंडन हरित लवक में होता है और मांसपेशी कोशिकाओं में पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो यहां पे देखो भी ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरुवेट का विखंडन है वो हरित लवक में नहीं होता भी, ये बात गलत है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है भी, यानी जिसे अपन क्या बोलते हैं? क्रेबस चक्र बोलते हैं भी, क्रेबस चक्र बोलते हैं। जब पायरुवेट होता है अपने पास में C3H4O3, ये पायरुवेट है, और जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका विखंडन होता है तो ये प्रक्रिया है वो क्रेबस चक्र कहलाती है। और क्रेबस चक्र वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कंप्लीट होता है भी, ठीक है। पहले अपने पास में C6H12O6 ये ग्लूकोज थी, और ये ग्लूकोज जब पायरुवेट के अंदर है वो कन्वर्ट होती है तो ये इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहते हैं। और ये कोशिका द्रव्य में होता है भी, ये कोशिका द्रव्य के अंदर होता है। इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस का आवश्यकता नहीं है भी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो, ठीक है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर है वो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पायरुविक अम्ल में। और फिर पायरुविक अम्ल है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब विखंडन होता है तो वो क्रेबस चक्र कहलाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, हरित लवक में नहीं होता। मांसपेशी कोशिकाओं में पायरुवेट है वो लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात है, तभी हमें क्या थकान उत्पन्न होती है। और लैक्टिक अम्ल होता है C6, लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला होता है C3
C3H6O3 ये लैक्टिक अम्ल है। लैक्टिक अम्ल में जमा हो जाता है मांसपेशियां, ऑक्सीजन की एब्सेंट में होता है ये, ठीक है, ऑक्सीजन की एब्सेंट के अंदर, ऑक्सीजन की एब्सेंट के कारण है वो मांसपेशियां हैं, वो पायरुवेट अम्ल है, उसको लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर जाती है, जिसके कारण हमें थकान और दर्द उत्पन्न होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही कथन बताना था तो पहला और तीसरा सही है भी, इसमें पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है इसमें। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में देखो भी, आपको पूछा गया है भी जब एक नाविक चलती हुई नाव से कूदता है तो नाव पीछे की ओर गति करती है, यह गति के किस नियम के कारण होता है भी? गति के किस नियम? गति के 3 नियम है भी। गति के कितने नियम है? 3 नियम है। न्यूटन की गति का पहला नियम जड़त्व नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, गति के 3 नियम हैं। उसमें पहला नियम ये बोलता है भी, इसे जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। पहले नियम को क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम कहा जाता है। और जड़त्व का नियम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब कोई वस्तु विरामावस्था के अंदर है तो वो विराम अवस्था के अंदर ही रहेगी, और जब कोई वस्तु है वो गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में ही रहेगी भी। उसे जड़त्व का नियम बोलते हैं। जिस प्रकार से हम एक बस में खड़े हैं और अचानक हम एक बस में खड़े हैं, ठीक है, और अचानक बस जब चल जाती है तो हमें गिरने का डर रहता है भी, ठीक है। तो जैसे ही बस आगे चलेगी तो हमें पीछे की ओर झटका लगता है, पीछे की ओर गिरने का डर रहता है। तो ये किस कारण है भी? हम विराम अवस्था के अंदर है, विराम अवस्था के अंदर है, लेकिन बस चल पड़ी तो बस चल पड़ी तो उस चलने का विरोध करेगा, उस चलने का विरोध करेगा हमारा शरीर, जिसके कारण है वो हम क्या है, गिरने का चांस बना रहता है हमारा। तो उसे जड़त्व का नियम बोलते हैं। दूसरा जो आपका नियम है, दूसरा जो गति का नियम है वो ये बोलता है भी, ये संवेग संरक्षण का नियम हो गया एक प्रकार से। संवेग का यानी वेग में परिवर्तन की दर है वो बल के समानुपाती होती है भी। ये दूसरा नियम बोलता है भी संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। जितना आप बल लगाओगे संवेग में उतना ही परिवर्तन आएगा भी। जैसे अपने पास में बात करें भी, जैसे क्रिकेट की बॉल है, जो विकेट कीपर है या फिर क्रिकेट की बॉल पकड़ने वाला है, क्रिकेट की जो भी बॉल पकड़ता है तो उस बॉल को क्या करता है, वो उस बॉल को जैसे ही विराम अवस्था में लाने के लिए अपने हाथों को क्या करता है, बॉल की दिशा में ही कुछ देर के लिए उसको लेके जाता है भी, ताकि लगे नहीं और जो बॉल है वो विराम अवस्था में आसानी से आ जाए, ठीक है। तो ये आपका दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम है वो उसे अपन बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जैसे हमने गोली चलाई, गोली चलाओगे तो गोली आगे की ओर जाएगी लेकिन पीछे की ओर धक्का लगेगा भी, बंदूक के द्वारा पीछे की ओर धक्का लगाया जाएगा, तो वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो जाएगा। जैसे आप नाव से बाहर आते हैं तो नाव से बाहर कूदोगे तो जितना आप ऊपर की ओर आओगे उतना ही आपकी नाव है वो पीछे धकेली जाएगी, पीछे की ओर गति करेगी। तो वो क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है वो दोनों निकायों पर यानी 2 निकायों पर लगता है और वो समान लगता है भी, दोनों निकायों पर समान लगता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? न्यूटन की गति का तीसरा नियम होता है ये, न्यूटन की गति का तीसरा नियम हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? 4 नंबर जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या? अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, दिए गए विकल्पों में से परजीवी पादप का उदाहरण। अब ये क्वेश्चन है वो अभी करके आए हैं, इसमें थोड़ा सा इसने ऑप्शन चेंज किए हैं, बाकी जो का त्यों अभी। परजीवी पादप कौन सा है? पत्ता गोभी, अमरबेल, कैक्टस और खीरा। तो यहां पे अमरबेल है वो आपका पूर्ण तना परजीवी है भी, पूर्ण तना परजीवी है, परजीवी यानी तने के ऊपर लिपटी रहती है ये, ठीक है। अमरबेल है वो तने के ऊपर लिपटी रहती है और अपना पोषण प्राप्त करती है। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन और उस परिवर्तन से संबंधित उनकी प्रक्रिया से सही ढंग से मेल नहीं खाता है, ये आपको बताना है। अब इसके अंदर देखो भी, यहां पे इसमें दिया गया भी गैस से ठोस निक्षेपण कहलाता है, या फिर गैस से द्रव में चेंज होगा तो उसे ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, या फिर द्रव से गैस में जब चेंज होगा तो उसे वाष्पीकरण बोलते हैं, या फिर ठोस से गैस में चेंज होगा तो उसे ऊर्ध्वपातन बोलते हैं।
तो यहां पे मैं तीनों की तीनों कंडीशन आपको बता देता हूं, सारी आप मिलान कर लेना। भी ठोस अपने पास में होता है, ठोस से द्रव में चेंज होता है, और यहां पे गैस ले लेते हैं, गैस से द्रव में, द्रव से गैस और गैस से ठोस, इस प्रकार से ये प्रोसेस चलती है अपनी। अब जब ठोस से द्रव के अंदर जाता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, गलन बोलते हैं, गलन, गल जाता है, ठीक है, मेल्टिंग बोलते हैं, गलन, ठीक है। और जब द्रव से गैस में चेंज होता है तो उसे वाष्पीकरण बोलते हैं, वाष्पीकरण। और जब गैस से ठोस में आता है तो उसे निक्षेपण बोलते हैं, निक्षेपण, ठीक है। अब वापस ये प्रक्रिया दोबारा से शुरू करें तो ठोस से जब सीधा गैस में बदल जाए तो उसे क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं इसे, ठीक है। और जब गैस से द्रव में वापस आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, उसे संघनन बोलते हैं, भी संघनन बोला जाता है, ठीक है। और जब द्रव से ठोस में वापस आ जाए, द्रव है और ये वापस ठोस में आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग, जमाव बोलते हैं, जमाव, जमाव यानी फ्रीजिंग होना, ठीक है। तो यहां पे आपके पास में गैस है, गैस से ठोस में चेंज होगा, गैस से ठोस में चेंज होगा तो उसे निक्षेपण बोलते हैं, सही है। और गैस से द्रव में चेंज होता है, गैस है और द्रव में चेंज होगा तो उससे संघनन बोलेंगे, भी गैस से द्रव में चेंज होगा, ऊर्ध्वपातन नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, संघनन बोला जाएगा। आगे देखो, इसमें यह है द्रव से गैस में चेंज होगा तो इसे वाष्पीकरण बोलेंगे, एकदम सही है, वाष्पीकरण बोला जाता है। और ठोस से गैस में चेंज होगा तो उसे ऊर्ध्वपातन बोला जाता है, बिल्कुल सही है। तो इसका 2 नंबर है ना वो गलत है, बाकी सारे के सारे सही है। आगे देखो भी, शक्ति, वोल्टता और प्रतिरोध के बीच सही संबंध व्यक्त करना है। आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। बहुत बार ग्रुप डी के जब मैं क्वेश्चन करवा रहा था उसमें भी मैंने आपको बताया था भी 3 ही तो शक्ति के फॉर्मूले होते हैं और 3 ही हीटिंग यानी आपकी उष्मा के फॉर्मूले होते हैं, और तीनों के तीनों सेम ही होते हैं, भी तीनों के तीनों हैं वो शक्ति के, और आपके शक्ति और उष्मा इन दोनों के फॉर्मूले है ना सेम होते हैं। बस एक ही चीज का फर्क होता है, आपकी उष्मा के अंदर समय लग जाता है और शक्ति के अंदर समय नहीं लगता भी। तो अब यहां पे आपके पास में पहला जो फॉर्मूला इसका बनता है वो बनता है P बराबर यानी पावर बराबर होता है VI, ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला इसका बनता है P बराबर होता है I स्क्वायर R, और तीसरा फॉर्मूला होता है P बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन में R, ये फॉर्मूले होते हैं। अब यहां पे अगर अपन हीट का फॉर्मूला बनाए उष्मा का तो T लगा दो मल्टीप्लाई के अंदर और कुछ नहीं करना, तो ये हो जाएगा VIT, ये बन जाएगा आपके पास में H बराबर क्या हो जाएगा I स्क्वायर RT, और ये बन जाएगा H बराबर क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन में R और इंटू T, ये फॉर्मूले हैं। तो यहां पे देखो भी R स्क्वायर अपॉन में V कब होने लग गया, अभी P बराबर R स्क्वायर अपॉन में V कब होने लग गया, तो ये बात गलत है, ये भी बात गलत है। भी V स्क्वायर R कब होने लग गया, V स्क्वायर अपॉन में R तो होता है, और V स्क्वायर अपॉन में R ये फॉर्मूला सही है, बिल्कुल सही है, और ये भी बात है वो गलत है। तो यहां पे सही कौन सा है, तो आपका 2 नंबर जो 3 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस जीव में आनुवंशिक रूप से पूर्व निर्धारित लिंग नहीं होता, कुत्ता, घोंगा, कबूतर और मनुष्य। इनमें कुत्ते के अंदर है वो लैंगिक जनन होता है, भी लैंगिक जनन होता है, और कबूतर है इसके में भी लैंगिक जनन होता है, ठीक है, और मनुष्य में भी लैंगिक जनन होता है। घोंगा होता है ना, घोंगे के अंदर है वो आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता, भी घोंगे के अंदर जो लिंग है ना वो आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता, ये बाहर की कंडीशन देख करके अपना लिंग है वो चेंज कर लेता है, भी ऐसा इंसान है ये, ठीक है। घोंगा है वो एक ऐसा जीव है, ऐसा जंतु है भी, ये बाहर की कंडीशन को देख करके, बाहर की कंडीशन को भांप करके अपना लिंग चेंज कर लेता है, ठीक है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घोंगा, यानी 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु संक्रमण यौन संपर्क के कारण होते हैं, यानी STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के कारण होते हैं। सुजांक है जिसे गोनोरिया बोलते हैं, एडस है और सिफिलिस है। सुजांक है ना ये जीवाणु जनित है, ये जीवाणु के द्वारा होता है, और सिफिलिस है ये भी जीवाणु के द्वारा होता है, और आपका जो एडस है ये वायरस के द्वारा होता है।
और तीनों के तीनों आपके जो तीनों के तीनों है वायरस हो गया, और नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण यौन संपर्क के कारण होता है? तीनों के तीनों है ना, तीनों के तीनों वो आपके एसटीडी है। तीनों के तीनों क्या है? एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के द्वारा फैलते हैं। लेकिन इसने पूछा यही है भी जीवाणु संक्रमण यौन यानी जीवाणु के द्वारा होना चाहिए, ये तो वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। तो सुजाक और गोनोरिया सुजाक और सिफिलिस ये दो जीवाणु के द्वारा होते हैं, और वो भी किसके द्वारा होते हैं? एसटीडी के द्वारा होते हैं। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। इसमें ए और सी दोनों क्या है? जीवाणु के द्वारा एसटीडी से फैलते हैं भी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के द्वारा। तो यहां पे अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी विलयन का एक उदाहरण है? विषमांगी समान मात्रा में नहीं है, एक समांगी होता है, एक विषमांगी होता है। तो जल में तेल का मिश्रण, नींबू पानी, टिक्चर आयोडीन और जल में इथेनॉल का मिश्रण। तो यहां पे जब जल के अंदर है वो तेल को मिलाएंगे, तो मेरे को ये बताओ भी जल के अंदर तेल घुल जाता है क्या? नहीं घुलता, यानी तेल अलग होता है और जल अलग होता है इसमें। तो ये क्या आपका विषमांगी होता है। विषमांगी का मतलब हो गया भी अपन इसको क्या है? अलग अलग देख सकते हैं, अलग अलग है वो इसमें देख सकते हैं। तो ये आपका विषमांगी मिश्रण होता है, जल में तेल का मिश्रण एक क्या है? विषमांगी मिश्रण है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और बाकी सारे के सारे नींबू पानी है, टिक्चर आयोडीन है और जल में इथेनॉल का मिश्रण है, ये सारे के सारे आपके क्या है? समांगी मिश्रण के उदाहरण है, समांगी मिश्रण के उदाहरण है। विलयन है ना, विलयन है वो आपका समांगी मिश्रण है। और कोलाइडल है, कोलाइडी और निलंबन, ये क्या है आपके? तो ये आपके विषमांगी है। चीजें समझ में आई क्या? आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है, दो विभिन्न प्रतिरोधकों के समांतर संयोजन में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही है? प्रत्येक प्रतिरोधक पर विभवांतर का मान समान होता है, और प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान समान होता है। देखो, एक तो होता है आपके पास में समांतर क्रम, भी प्रतिरोधक को आपने समांतर क्रम में लगाया है, एक होता है आपका श्रेणी क्रम, ठीक है। अब यहां पे बात समझते हैं, घरों के अंदर जो लाइट फिटिंग की जाती है वो समांतर क्रम में की जाती है भी, और जो ब्याह शादियों के अंदर जो एक प्रकार से लड़ियां लगाई जाती है वो सीरीज में होती है, वो श्रेणी क्रम में होती है। अगर उसका एक बल्ब भी फ्यूज हो जाएगा ना तो वो आपकी सीरीज वो श्रेणी क्रम है वो नहीं जगेगा भी, ठीक है। तो यहां पे समांतर क्रम के अंदर होता है ना, समांतर क्रम में आपका विभवांतर है ना, विभवांतर वो समान रहता है भी, ये चीज ध्यान में रखना। विभवांतर समान होता है और इसमें आई धारा है वो असमान होती है भी, वो असमान होती है। श्रेणी क्रम में V है वो आपका समान होता है भी, V आपका समान होता है, और I है वो आपका असमान होता है। I इसमें क्या होता है भी? आपका असमान होता है। अब एज इट इज लिख दिया ना, इसमें आपका V असमान होता है भी, V है वो आपका असमान होता है श्रेणी क्रम में, और धारा है वो क्या होती है? समान होती है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना भी। समांतर क्रम के अंदर है वो वोल्टेज समान रहता है, प्रत्येक प्रतिरोधक के अंदर वोल्टेज समान रहता है, लेकिन धारा है ना, प्रत्येक जो आपका प्रतिरोधक है उसके अंदर धारा अलग अलग रहेगी भी, ठीक है। लेकिन श्रेणी क्रम में धारा समान रहेगी भी, श्रेणी क्रम में इस प्रकार से होता है भी, ठीक है। ये इस प्रकार से आपके प्रतिरोधक है वो जोड़े जाते हैं। तो इसमें अगर 5 एम्पीयर की धारा है ना, तो इसमें भी 5 एम्पीयर की धारा होगी और इसमें भी 5 एम्पीयर की धारा होगी। समांतर क्रम होता है ना, इसके अंदर आपका जो प्रतिरोधक है वो इस प्रकार से जोड़ा जाता है, इस प्रकार से होता है भी ये समांतर क्रम में। तो इसके अंदर आपका जो वोल्टेज है ना वो समान रहता है भी। इसमें अगर 5 वोल्टेज है तो इसमें भी 5 वोल्टेज रहेगा, इसमें भी 5 वोल्टेज और इसमें भी 5 वोल्टेज। सभी में धारा है वो अलग अलग रहेगी भी, सभी में धारा है वो अलग अलग रहेगी। अब देखो भी, प्रत्येक प्रतिरोधक का विभवांतर का मान है वो समान होता है, बिल्कुल सही बात है। यानी वोल्टेज विभवांतर यानी वोल्टेज है वो प्रत्येक में समान रहता है, बिल्कुल सही है। लेकिन समांतर क्रम की बात कर रहा है ये, और प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली धारा
का मान है वो समान रहता है, तो धारा का मान समान नहीं रहता, ये असमान होता है, तो ये बात गलत है भी। ठीक है, तो यहां पे ए सही है, बी गलत है इसमें। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन ए सही है और बी गलत है। आगे देखो भी नेक्स्ट, एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों सब्जेक्टों के अगर आपको नोट्स चाहिए तो एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स मेरे द्वारा बनाए गए आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे। एप्लीकेशन का लिंक है वो आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और इसके ऊपर एक नोट्स का फोल्डर बना हुआ है भी। ठीक है, नोट्स का फोल्डर बना हुआ है, तो वहां पे आप जाकर के उन कंप्लीट तीनों के तीनों नोट्स है वो अपलोड कर रखे हैं, तो यहां पे आप नोट्स फोल्डर में जाकर के उनको डाउनलोड कीजिएगा और उनकी आप कॉपी निकलवा सकते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, और बढ़िया तरीके से आप जब आप कॉपी निकलवा लोगे तो आपसे गारंटी की बात यह है भी, आपसे दावा करता हूं बढ़िया तरीके से आपको रीड करना पड़ेगा और रीड करने के बाद में आपको साइंस के अंदर और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है भी, ये मेरा दावा है आपसे। ठीक है, और बढ़िया तरीके से आप रीड कर लेते हैं तो आपको ग्रुप डी के अंदर 25 में से 20 प्लस क्वेश्चन साइंस के अंदर सही करने से कोई नहीं रोक सकता भी। ठीक है ना, तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है उस पर आधारित है और हिंदी माध्यम में है। अब देखो भी निम्नलिखित में से क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोएम की कोशिकाएं हैं? फ्लोएम कार्य क्या करता है? फ्लोएम है वो आपका भोजन का स्थानांतरण करता है, भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाता है। कौन? फ्लोएम। एक होता है जाइलम, एक होता है आपका जाइलम। जाइलम जल का परिवहन करता है। जाइलम किसका परिवहन करता है? जल का परिवहन करता है। तो फ्लोएम है ना, फ्लोएम किस किस से मिलकर बना है? फ्लोएम 5 अवयवों से मिलकर बना होता है। एक होता है चालनी नलिका, चालनी नलिका। दूसरा है चालनी कोशिका, चालनी कोशिका। सहचर कोशिका, सहचर या फिर सहचर बोल दो या फिर साथी कोशिका भी बोल सकते हो आप इसको, साथी कोशिका। ठीक है, और अगला आ जाता है इसके अंदर, अगला इसमें आ जाता है फ्लोएम रेसे, फ्लोएम रेसे और फ्लोएम इसमें पेरेनकाइमा। फ्लोएम रेसे आगे फाइबर बोलते हैं जिसको, और फ्लोएम पेरेनकाइमा ये भी आ गया। चीजें समझ में आ गई? इन 5 चीजों से, इन 5 अवयवों से मिलकर बना होता है कौन? फ्लोएम। तो यहां पे चालनी नलिका और साथी कोशिका या फिर सहचर कोशिका भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। वाहिनिका है ना, ये जाइलम का भाग है भी। वाहिनिका और वाहिका, वाहिनिका और वाहिका ये आपकी मर्त होती है और ये किस में होती है? ये जाइलम में होती है भी। ये मर्त होती है और जाइलम में होती है और परिवहन का कार्य करती है भी। चालनी कोशिका, चालनी कोशिका है वो आपकी फ्लोएम का भाग है। तो इसमें चालनी कोशिका और साथी कोशिका दोनों दे रखी है, तो इसका मतलब आपका बे ऑप्शन हो जाएगा भी इसमें, 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी एक गैर विभाजित कोशिका संरचना में क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में होता है। आपको पता है भी, एक तो होता है विभाजित कोशिका यानी जो विभाजित होने वाली कोशिका है, और एक गैर विभाजित का मतलब क्या होता है भी, जो विभाजित नहीं होने वाली कोशिका है। जो यानी अपने पास में 2 कोशिकाएं हैं, एक तो ये सेल है, एक तो अपने पास में ये कोशिका है, ये भी सेल है, और एक अपने पास में ये कोशिका है, ये भी सेल है। अब ये कोशिका है वो विभाजित होने वाली है, ये विभाजित होने वाली है और ये विभाजित नहीं होने वाली है, ये विभाजित नहीं होने वाली है, ये विभाजित होने वाली है। जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है ना, पहले ये समझते हैं भी, जब कोशिका विभाजित नहीं होने वाली होती है उसमें जो आपका डीएनए है वो एक क्रोमेटिन जाल के रूप में होता है भी, एक धागे रूपी संरचना होती है इस प्रकार से। ठीक है, और ये क्रोमेटिन जाल यानी क्रोमोसोम जिसे अपन बोलते हैं गुणसूत्र, गुणसूत्र मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? डीएनए का निर्माण करते हैं। गुणसूत्र मिलकर के डीएनए का निर्माण करते हैं, और ये गुणसूत्र है वो आपके एक प्रकार से क्रोमेटिन धागे रूपी संरचना होती है, विकसित नहीं होते। ठीक है, जो कोशिका विभाजित नहीं होने वाली होती है उसमें गुणसूत्र है वो विकसित नहीं होते हैं, क्रोमेटिन यानी धागे रूपी संरचना होती है। और
उसके बाद में बात करते हैं यहां पे जो कोशिका विभाजित होने वाली होती है उसमें जो आपके क्रोमेटिन पदार्थ होता है, जो धागे रूपी जो संरचना होती है ना, वो एकदम धागे रूपी जो संरचना होती है वो क्या कर लेती है, एकदम परिपूर्ण हो जाती है, परिपक्व होकर के गुणसूत्र का निर्माण कर देती है। और गुणसूत्र है वो किसका निर्माण करते हैं, डीएनए, यानी गुणसूत्र मिलकर के डीएनए का निर्माण करते हैं। तो यहां पे डीएनए परिपक्व होकर के बन जाता है क्योंकि इसको विभाजित होना है, विभाजित होना है तो इसमें आपके डीएनए बने होता है। लेकिन जो आपका सेल विभाजित नहीं होने वाला होता है उसके अंदर जो डीएनए है ना वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है और उसमें जो गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं, वो क्रोमेटिन यानी धागे रूपी संरचना के रूप में बांटे होते हैं। तो यहां पे इसने बोला भी एक गैर विभाजित, एक विभाजित नहीं होने वाली संरचना क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में होता है, तो वो आपका डीएनए, डीएनए है वो एक गैर विभाजित कोशिका संरचना में क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में पाया जाता है। राइबोसोम है वो दो प्रकार के होते हैं आपके, एक तो होता है 70-80 प्रकार का और एक होता है आपका 80-80 प्रकार का। 70-80 प्रकार का राइबोसोम है वो एक प्रकार से प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है और 80 और 70 दोनों प्रकार का जो राइबोसोम है ये आपका पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिका केंद्र। यूकैरियोटिक कोशिका केंद्र है वो दोनों प्रकार के पाए जाते हैं, 70 भी पाया जाता है 80, लेकिन ओनली 70 प्रकार का जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका केंद्र पाया जाता है क्योंकि उसके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती भी। ठीक है, डीएनए अभी आपको मैंने बता दिया, डीएनए है वो क्रोमोसोम मिलकर के डीएनए का निर्माण करते हैं और यही आरएनए हो जाएगा भी। आरएनए आपके 3 प्रकार के होते हैं भी, एक तो आपका एमआरएनए हो गया, एमआरएनए, और एक आपका टीआरएनए हो गया और एक आपका आरआरएनए हो गया। ठीक है, और केंद्रक है वो कोशिका को कंट्रोल करने वाला होता है। केंद्रक की खोज है वो 1831 के अंदर है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी भी। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी 1831 में। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने परावर्तन के नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होते हैं। परावर्तन के नियम है वो किसके ऊपर लागू होते हैं, गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों पर, या फिर गोलीय पृष्ठों के सिवाय सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों पर, या फिर केवल वक्रित परावर्तक पृष्ठों पर, या फिर केवल समतल परावर्तक पृष्ठों पर। कहने का मतलब परावर्तन का नियम मतलब समझते हो आप भी, परावर्तन का नियम टकरा करके वापस आना भी, एक प्रकार से विजुअलिटी प्रदर्शित होना भी, हमें कोई चीज दिखाई देती है, ये कहां पे जो परावर्तन का नियम है वो कहां पे लागू होता है। या फिर लेंस आपका जो आपका दर्पण है, दर्पण में भी परावर्तन का नियम दिखाई देता है, परावर्तन का नियम लागू होता है। तो जो गोलीय पृष्ठ सहित का मतलब होता है गोलीय पृष्ठ के साथ सभी प्रकार के जो परावर्तक पृष्ठ होते हैं ना, उन सभी के ऊपर है वो आपका परावर्तन का नियम लागू होता है। परावर्तक पृष्ठ का मतलब होता है भी एक प्रकार से परावर्तन करना, यानी जिससे किरणें टकरा करके वापस आना है वो परावर्तक पृष्ठ कहलाता है भी। तो गोलीय पृष्ठों के सहित यहां पे सिवाय है, सिवाय का मतलब होता है गोलीय पृष्ठों के सिवाय, यानी गोलीय पृष्ठों पे परावर्तन का नियम लागू नहीं होता, उनके सिवाय सभी जो परावर्तक पृष्ठ है उस पे लागू होता है। नहीं, गोलीय पृष्ठ का मतलब यहां पे आपका उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों लिया है इसने, तो दोनों में परावर्तन का नियम लागू होता है भी। तो आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा इसमें। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। चीनी का घोल, शुद्ध वायु और गुद्दे वाला संतरे का रस और सिरका। तो यहां पे गुद्दे वाला संतरे का रस, शुद्ध वायु, चीनी का घोल और सिरका। तो चीनी का जब आप घोल बनाते हो तो उसमें आपको अलग अलग दिखाई देता है कि ये चीनी है, ये पानी है, इस प्रकार से अलग अलग दिखाई देता है क्या? नहीं देता। तो ये आपका क्या है, समांगी मिश्रण है। शुद्ध वायु है, वायु हमारे वातावरण में है, ठीक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है और नाइट्रोजन भी है, आर्गन भी है, ठीक है, ये है। और उसमें आप बता सकते हो क्या, ये नाइट्रोजन है, ये यहाँ पे ऑक्सीजन का अणु दौड़ रहा है, ये बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते ना। तो शुद्ध वायु भी आपकी क्या है, एक समांगी मिश्रण है। सिरका है,
सिरका भी एक प्रकार से लिक्विड टाइप का है, लिक्विड टाइप का होता है, उसमें भी आप है वो अलग अलग नहीं बता सकते भी, सिरके के अंदर भी आप अलग अलग आइटम इसमें नहीं बता सकते। लेकिन गुद्दे वाले संतरे का रस इसमें आप बता सकते हैं, क्योंकि जो गुद्दा होता है ना उसका रस नहीं निकलता भी। गुद्दा वाला जो आपने देखा होगा अभी बहुत बार, आपने ऐसा देखा होगा भी, जैसे आपके पास में नींबू है और नींबू के अंदर कुछ आपको बाहर, जब आपने नींबू को काटा नहीं उस समय तो आपको ऐसा लगता है भी नींबू के अंदर रस बहुत है, लेकिन जब आप उसको काटते हो तो उसके अंदर लुगदी लुगदी मिलती है, रस नहीं मिलता भी। तो वैसा गुद्दे वाला जो संतरे का जो रस है वो उसमें ये आपका क्या है, समांगी मिश्रण नहीं है, ये विषमांगी मिश्रण है भी। ये क्या है, विषमांगी मिश्रण हो जाएगा भी। अगर गुद्दे वाले संतरे का जो रस है उसमें ये क्या हो जाएगा, आपका विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, प्रतिरोधकों के श्रेणी संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। प्रतिरोधकों का श्रेणी संयोजन, यानी कोई श्रेणी संयोजन है, श्रेणी संयोजन के अंदर आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। कैसे निकालोगे आप, एक समांतर क्रम होता है, एक श्रेणी क्रम होता है। श्रेणी क्रम में आप डायरेक्ट जोड़ते हो भी, R1 बराबर क्या होता है, RE बराबर आपके पास में क्या होता है, R1 प्लस में R2 प्लस में R3, इस प्रकार से क्या है आप डायरेक्ट जोड़ते हो। लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में 1/RE बराबर होता है 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3, इस प्रकार से आप समांतर क्रम में जोड़ते हो। तो यहां पे अलग अलग प्रतिरोधकों के प्रतिरोधों का गुणनफल करते हो क्या, गुणनफल तो नहीं करते भी। और अलग अलग प्रतिरोधकों के प्रतिरोधों का योग करते हो क्या, योग तो करते हैं भी। और अलग अलग प्रतिरोधकों के प्रतिरोधों के योग का व्युत्क्रम यानी उल्टा क्रम करते हो क्या, उल्टा क्रम तो अपन इसमें नहीं करते, उल्टा क्रम तो समांतर क्रम में करते हैं भी, यही नहीं होगा। अलग अलग प्रतिरोधकों के बीच में अंतर करते हो क्या, अंतर भी नहीं करते, हम तो जोड़ते हैं भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन। अगर आपको समांतर क्रम में पूछा होता तो अलग अलग प्रतिरोधकों के प्रतिरोधों के योग का व्युत्क्रम करते हैं, यानी उल्टा क्रम करते हैं। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब 80 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी, क्षितिज के निकट देखने पर तारे की स्थिति में आभासी ऊंचाई का कारण क्या है। यानी जब क्षितिज के अंदर अपन जब देखते हैं, क्षितिज का मतलब होता है भी इस प्रकार से देखना, यानी ये क्षितिज हो गया और ये आपका लंबवत हो गया। जब आप एकदम ऊपर देखते हो तो वो तो लंबवत हो गया, और जब आप अपनी पृथ्वी के सारे क्षितिज इस प्रकार से कोण बना करके देखते हो तो आपको क्या है, तारे हैं, जो तारे हैं उनकी स्थिति में आभासी ऊंचाई का कारण क्या है। अभिलंब की ओर तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, या फिर अभिलंब से दूर तारों के प्रकाश का परावर्तन, या फिर तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अवशोषण, या फिर तारों के प्रकाश पर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। देखो भी, अब बात ये आती है भी, हमारे वातावरण के अंदर क्या होता है, वातावरण में बहुत सारी परतें हैं भी, कोई संघन परत है, कोई विरल परत है, ये चीजें होती है भी, कोई संघन है कोई विरल है। अब जब अपन देखते हैं ना तो हमारी आंखों से जो रोशनी निकलती है, हमारी आंखों से जो किरणें गई उस तारे को देखने के लिए, वो इन संघन और विरल परतों को क्या है, इस प्रकार से भेदती हुई जाती है। तो हमें क्या है, वो अभिलंब की ओर तारे के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण है वो हमें, वो तारा का जो आभासी कंडीशन है, वो आभासी ऊंचाई हमें दिखाई देती है भी। तारे की आभासी ऊंचाई है वो हमें दिखाई देती है, किस कारण, अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। क्योंकि हमारे वातावरण में बहुत सारे परत है, संघन माध्यम भी है, विरल माध्यम भी है, तो उसमें प्रकाश है वो मुड़ता हुआ जाता है भी, मुड़ता हुआ जाता है। तो हमारा आंसर होगा अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन होता है भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, ये 9th क्लास की जो साइंस की बुक है ना, उसमें दे रखा है भी हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, तो 10 की पावर -10 मीटर होती है। 10 की पावर -10 मीटर है वो हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या होती है। और ये आपको याद रखना है, एक टेबल बना रखी है भी उसमें, ठीक है। और उसके अंदर है वो 2-3
तत्वों की जो त्रिज्याएं हैं वो दे रखी है। तो हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो कितनी दे रखी है, इसने 10 की पावर माइनस 10 मीटर दे रखा है। तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, आकाश के नीले रंग के लिए कौन सी परिघटना उत्तरदायी है। आकाश का नीला रंग क्यों होता है? भी आपने VIBGYOR के बारे में सुना होगा। जी बिल्कुल सुना है। विबग्योर, दृश्य, प्रकाश, इंद्रधनुष में ये 7 रंग दिखाई देते हैं। अब यहां पे तरंग दैर्ध्य है वो ज्यादा होता है, तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है, यहां पे तरंग दैर्ध्य है वो कम होता है भी, ठीक है। जहां पे तरंग दैर्ध्य कम होगा वहां पे विचलन ज्यादा होगा, विचलन ज्यादा होगा, और आपका प्रकीर्णन है वो भी ज्यादा होगा, और अपवर्तनांक है वो भी ज्यादा होगा, और वर्ण विक्षेपण है वो भी ज्यादा होगा, और यहां पे वो चीजें क्या है, कम होगी। अब इसके अंदर देखो, आकाश का नीला रंग, तो नीले रंग का जो प्रकीर्णन है, नीले रंग का जो प्रकीर्णन है वो ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे तरंग दैर्ध्य कम है। तरंग दैर्ध्य कम है, तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण ये क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं भी। और यहां पे तरंग दैर्ध्य ज्यादा है तो आपका विचलन यहां पे कम होगा, और प्रकीर्णन भी कम होगा, अपवर्तनांक भी कम होगा, और वर्ण विक्षेपण भी कम होगा। तो आकाश में नीले रंग के लिए कौन सी परिघटना उत्तरदायी है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण है वो हमें आकाश का नीला रंग है वो दिखाई देता है भी। और अपन जब अपने आसमान से, या फिर जब अंतरिक्ष से जब अपन आसमान को देखते हैं तो हमें जो आसमान है वो काला दिखाई देता है भी, क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है तो वहां पे प्रकीर्णन होगा नहीं भी, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन, तेज धूप वाले दिन के बाद लोग छत या खुले मैदान पर पानी का छिड़काव क्यों करते हैं? पानी का छिड़काव क्यों करते हैं? तो पानी में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ठंडी सतह को तप्त करने में सहायता करती है। वाह यार, यानी पानी की जो गुप्त ऊष्मा है वो जो ठंडी सतह होती है उसको तप्त करने में सहायता करती है। ऐसा कौन आदमी होगा जो ठंडी सतह होगी उसको तप्त करेगा भी, और तेज धूप वाले दिन के अंदर? तो ये बात बिल्कुल गलत है भी। उसके बाद में पानी के वाष्पीकरण की अधिक गुप्त ऊष्मा तप्त सतह को ठंडा करने में सहायता करती है, ये बिल्कुल सही बात है। यानी तेज धूप है उस समय क्या है, सतह क्या होगी, तप्त होगी, यानी गर्म होगी। और जब पानी का छिड़काव होगा तो पानी के वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा है ना, पानी का वाष्पीकरण होगा। अभी जैसे छिड़काव होगा तो ये थोड़ी ना यार अपन छिड़काव कर देंगे तो उसके बाद अभी 15-20 दिन तक वो पानी पड़ा ही रहेगा, भी वो घंटा 2 घंटा रहेगा, उसके बाद पानी सूख जाएगा। पानी क्यों सूखा? क्योंकि पानी का वाष्पीकरण हो गया। और पानी का जब वाष्पीकरण होगा तो वहां पे जो गुप्त ऊष्मा होगी उसमें गुप्त ऊष्मा है वो क्या है, ज्यादा होगी, और गुप्त ऊष्मा ज्यादा होगी जिसके कारण है वो जो तप्त सतह है उसको ठंडा करने में सहायता करेगी। क्योंकि पानी का जब वाष्पीकरण होगा ना तो ऊर्जा की कमी आएगी, तो वो तप्त सतह है वहां से है वो ऊर्जा है वो निकल करके कहां पे चली जाएगी, एक प्रकार से उसका वाष्पीकरण हो जाएगा भी। और वाष्पीकरण हो जाएगा तो वहां पे जो तप्त सतह है वहां पे क्या हो जाएगी, ठंड महसूस होने लग जाएगी। तो यहां पे 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? और पर्णकृमि, मच्छर, शैवाल और हाइड्रा है ना, ये मुकुलन के द्वारा है वो जनन करता है। और दूसरा इसके अंदर है वो ये पुनर्जनन भी होता है भी। दूसरा इसके अंदर क्या होता है, पुनर्जनन भी होता है। पुनर्जनन है वो किस किस में होता है, हाइड्रा और प्लेनेरिया, इन सभी में क्या होता है, पुनर्जनन होता है भी। और अमीबा में यूग्लिना और पेरामीशियम, इनमें क्या होता है, इसमें द्विखंडन होता है भी। प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है। कवक के अंदर चल बीजाणुओं के द्वारा जनन होता है, चल बीजाणु के द्वारा। हाइड्रा के अंदर मुकुलन होता है, और प्लेनेरिया और हाइड्रा में पुनर्जनन की क्रिया होती है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है,
क्वथनांक से कम किसी भी तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, निक्षेपण या फिर संगलन। तो इसे अपन बोलते हैं वाष्पीकरण बोलते हैं भी। यानी ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा गया है 2018 ग्रुप डी के अंदर भी। वाष्पीकरण हो सकता है, वाष्पीकरण है वो किसी भी ताप पे हो सकता है, ये जरूरी नहीं है भी वाष्पीकरण 100 डिग्री टेम्परेचर होगा तभी होगा, कोई जरूरी नहीं है भी। यानी 100 डिग्री टेम्परेचर से अधिक पे भी हो सकता है, कम पे भी हो सकता है, ठीक है। तो वाष्पीकरण किसी भी ताप पे हो सकता है। यह क्वेश्चन 2018 ग्रुप डी के अंदर पूछा गया है। तो यहां पे परिवर्तन यानी इसने ये दे भी दिया भी क्वथनांक से कम किसी भी तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण कहते हैं भी। ऊर्ध्वपातन किसे कहा जाता है? जब ठोस का गैस में चेंज होना, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। निक्षेपण किसे कहते हैं? तो निक्षेपण होता है आपका गैस से ठोस में चेंज होना, गैस से ठोस में चेंज होना, वो आपका क्या हो जाएगा? निक्षेपण हो जाएगा। और संलग्न किसे बोलते हैं? फ्यूजन। फ्यूजन एक प्रकार से अपन ये बोल सकते हैं भी ठोस से संलग्न, ठोस से और द्रव में आना, ठोस से द्रव में आना संलग्न कहलाएगा भी, ठीक है। और द्रव से गैस से द्रव में जाना, ये आपका संघनन कहलाता है। संगलन यानी फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है भी टूटना ठोस का द्रव में, ठीक है। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, प्रत्येक कोशिका के विपरीत अपने तत्वों को बाहरी वातावरण से पृथक रखने के लिए एक होता है। यानी प्रत्येक कोशिका के विपरीत, प्रत्येक कोशिका के परित अपने तत्वों को बाहरी वातावरण से पृथक रखने के लिए एक होता है। सूत्रकणिका होती है, झिल्ली होती है, या फिर केंद्रक होता है, या फिर कोशिका भित्ति होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, थोड़ा सा यहां पे चकमा देने वाला क्वेश्चन ये। अब देखो भी, ये मान लो भी ये अपने पास में 2 कोशिकाएं हैं, ठीक है। 2 कोशिकाएं क्या, एक कोशिकाएं मान लो, चलो 2 कोशिकाएं हैं। अब ये 2 कोशिकाएं हैं, इनके अंदर क्या है भी? इनके अंदर है वो अलग अलग अंग है भी, अलग अलग अपने अपने पार्ट होते हैं भी इसके अंदर भी, ठीक है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है, केंद्रक भी है, केंद्रिका भी है, और यही प्रोसेस है भी इसके अंदर होती है। अब इनको बाहरी वातावरण से अलग कौन रखता है? बाहरी वातावरण से अलग कौन रखता है? कोशिका भित्ति। लेकिन कोशिका भित्ति आपकी, इसने प्रत्येक कोशिका की बात की है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है। तो जंतु कोशिका में क्या होता है फिर? जंतु कोशिका में तो पादप कोशिका, ये आपका कोशिका भित्ति नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है भी झिल्ली यानी जिसे अपन बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली। झिल्ली होती है ना, ये दोनों में होती है, पादप कोशिका में भी होती है और जंतु कोशिका में भी होती है। यानी पादप कोशिका के अंदर है वो पहली जो लेयर होती है वो आपकी सेल वॉल होती है, यानी कोशिका भित्ति होती है जो कि मर्त होती है, और दूसरी जो लेयर होती है वो कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है। और जो जंतु कोशिका होती है ना, उसमें जो पहली लेयर होती है वो कोशिका झिल्ली होती है। सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, और केंद्रक है वो सभी पे कंट्रोल रखने वाला होता है केंद्रक, ठीक है। तो यहां पे प्रत्येक कोशिका के प्रीत अपने तत्वों को बाहरी वातावरण से पृथक यानी अलग रखने के लिए उसमें क्या होती है? कोशिका झिल्ली होती है प्रत्येक कोशिका के अंदर। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बताना है भी निम्नलिखित में से किस तापमान पर ठंडा होने पर द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाएगा? क्वथनांक पर, संघनन बिंदु पर, हिमांक पर, या फिर गलनांक पर? तो क्वथनांक, संघनन बिंदु, हिमांक बिंदु या फिर गलनांक बिंदु। तो यहां पे यानी ठंडा होने पर द्रव है ना वो ठोस में चेंज होना चाहिए भी, बर्फ बन जाना चाहिए। बर्फ कौन सी बिंदु पे बनती है? क्वथनांक आपका कौन सा होता है? बॉइलिंग, उबाल बिंदु बोलते हैं ना, इसे क्वथनांक बोलते हैं भी, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपका? क्वथनांक कहलाता है। और उसके बाद में संघनन बिंदु कौन सा होता है? संघनन बिंदु होता है आपका यानी गैस का द्रव में चेंज होना। गैस का, जब गैस होती है एक ऐसा संघनन बिंदु होता है, गैस है वो द्रव में चेंज हो जाती है। और गलनांक क्या होता है? गलना यानी ठोस का द्रव में चेंज होना। ठोस है ना, उसका द्रव में चेंज हो जाना क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। यानी चीज का धीरे धीरे क्या है? गलना। यानी ठोस बर्फ है और बर्फ धीरे धीरे पिघल करके पानी में चेंज हो जाएगी तो वो उसका गलनांक है। और हिमांक बिंदु है वो एक प्रकार से
फ्रीजिंग पॉइंट बोल सकते हैं अपन, जो कि द्रव ठोस के अंदर चेंज हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो हिमांक इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई चीजें समझ में आई क्या? आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस का अभिलाक्षणिक गुण नहीं है? गैस का अभिलाक्षणिक गुण नहीं है, यह आपको बताना है। विसरण की दर बहुत अधिक होती है, इसका आकार निश्चित होता है, यह अत्यधिक संपीड़ित होती है, इसके कण बहुत स्थिर रूप से भरे हुए होते हैं। अब इसमें देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा गैस का अभिलाक्षणिक गुण नहीं है, वो आपको बताना है। गैस का गुण नहीं है तो विसरण की दर बहुत अधिक होती है। विसरण का मतलब होता है घुलने की जो दर है ना, वो बहुत अधिक होती है। बिल्कुल सही बात है। इसका आकार निश्चित होता है, बिल्कुल गलत बात है। यानी गैस का आकार व आयतन दोनों ही क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं, दोनों ही निश्चित नहीं होते भी इसमें। ठीक है, और यह अत्यधिक संपीड़ित होती है। संपीड़ित का मतलब होता है भी जिस प्रकार से सिलेंडरों के अंदर गैस भरी जाती है ना, तो बहुत ज्यादा गैस है वो छोटे से बर्तन के अंदर है, सिलेंडर छोटा सा होता है और बहुत ज्यादा मात्रा की जो गैस है ना, उसको इस प्रकार से ठूस ठूस कर भरा जाता है, वही संपीड़ित कहलाता है भी। यानी जो अस्पतालों के अंदर जो गैस सिलेंडर होते हैं ना, ऑक्सीजन के जो सिलेंडर होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होती है, लेकिन छोटा सा सिलेंडर है, उसके अंदर उसको ऐसे पिंच कर भरा होता है भी। यानी एक प्रकार से जमा करके भरा जाता है। वहां पे क्या दाब ज्यादा रखा जाता है, दाब तो ज्यादा होता है और ताप कम होता है भी, ताप कम होता है। उसके बाद में इसके कण बहुत ही स्थिर रूप से भरे हुए होते हैं, तो यह भी बात बिल्कुल सही है। तो सही नहीं है वो आपको बताना था, इसका आकार निश्चित होता है, यह बात गलत है गैस के रूप में। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया बोलते हैं, की समस्या को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके ठीक किया जाता है? एक आपका होता है निकट दृष्टि दोष, और एक आपका होता है दूर दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ठीक है, अब निकट दृष्टि दोष के अंदर क्या होता है? निकट दृष्टि दोष के अंदर है वो दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती भी, और दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं भी। अब निकट दृष्टि दोष को ठीक करना ना, निकट नाम बड़ा है ना, तो इसमें आपको अवतल नाम बड़ा तो काम बड़ा, तो अवतल लेंस लगाना पड़ेगा। और दूर दृष्टि दोष है, नाम छोटा है, तो इसके लिए आपको उत्तल नाम छोटा है, तो काम भी छोटा होगा, तो उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा भी। चीजें समझ में आई? दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो यहां पे आपके पास में मायोपिया रोग है, तो मायोपिया के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? फिर मायोपिया के लिए ये आपका अवतल लेंस लगाना पड़ेगा भी। एक उचित क्षमता वाले अवतल लेंस का यूज करोगे, तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है, वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा भी, और एप्लीकेशन का लिंक है वो आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।